हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग यूनिट 1 भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत एक टॉपिक है साहित्य सृजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पे टॉपिक है क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं साहित्य से। आपको 2 क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? मध्य प्रदेश के साहित्य से मिलेंगे 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन आपको भारत के साहित्य से मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाता है, आईएमपी हो जाता है। और हम लोग इन साहित्य सृजन को में जो भारत में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के जो साहित्यों का सृजन किया गया है, उनका हम लोग अध्ययन इस लेक्चर में करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा उन्होंने अल बरूनी की किताब पूछा था, और उन्होंने पूछा था कि अल बरूनी की किताब में डाहल प्रदेश किसे कहा है। किसे कहा है डाहल प्रदेश? जबलपुर वाले क्षेत्र को कहा है। किसे कहा है? जबलपुर वाले क्षेत्र को कहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे। और कंफर्म है कि दिल्ली सल्तनत या मुगल काल के साहित्य सृजन से एक क्वेश्चन आता ही है। आइए अब हम लोग स्टार्ट करें। और हमारे साहित्य सृजन है, हम इसे कहाँ से, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल के अंतर्गत देखेंगे। और इसे प्रत्येक इसमें साम्राज्य में जिन जिन साहित्यों का सृजन हुआ है उन साहित्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किन किन साहित्यों का सृजन हुआ है उन साहित्यों का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए हड़प्पा। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में आपको किसी भी प्रकार के साहित्य सृजन की जानकारी के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, इसलिए हम लोग हड़प्पा के साहित्य सृजन का अध्ययन नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे किसका, वैदिक कालीन साहित्य। ठीक है, ये वैदिक कालीन साहित्य कौन कौन से, जैसे कि आपको मैंने जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें संकल्पना एवं विचार, ठीक है, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन किया। तो यही इन सबको ही प्राचीन या फिर वैदिक कालीन साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन से, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ सारे साहित्यों को अध्ययन। ठीक है, तो देखिए, तो वैदिक या प्राचीन जो साहित्य होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया। एक होते हैं वैदिक कालीन साहित्य, और एक होते हैं कौन से, वेद उत्तर साहित्य। यानी कि वेदों के बाद में लिखे गए साहित्यों को वेद उत्तर साहित्य कहा जाता है। और जबकि जो वेद के साथ साथ जब वेदों का सृजन होना था तभी उनकी रचनाएं की गई, संकलन किया गया या उसके बाद जो किया गया उसे क्या बोलते हैं, वैदिक कालीन साहित्य। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे वैदिक कालीन साहित्य कितने, सबसे पहले तो इसे ऋग्वेद काल में कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। वेद, ठीक है, कितने प्रकार के वेद होते हैं, 4 वेद है। ठीक है, वेद के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात अरण्यक, और अरण्यक के पश्चात उपनिषद। ठीक है, तो वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखिए मैं इनको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इनको मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी मैंने आपको अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बताया, जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, ऐत्रेय और कौशिक की। ठीक है, जबकि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, पंचविश और षड्विश। ठीक है, यजुर्वेद के कौन कौन से, तैत्तिरीय, है ना, और क्या छंदोग्य, देख लीजिएगा आप। यजुर्वेद का कौन सा है, शतपथ है, सॉरी, क्या है, शतपथ। जबकि अथर्ववेद का कौन सा है, बताइए, अथर्ववेद का क्या, गोपथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अरण्यक, बहुत सारे अरण्यक है, प्रत्येक वेद के अरण्यक। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। उपनिषदों को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ग्रंथ जिनका जिनका सृजन वेदों के अंत में किया गया है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारे वैदिक कालीन साहित्य में। अब देखेंगे वेद उत्तर साहित्य कौन कौन से हैं। वेद उत्तर साहित्य कौन कौन से, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले वेदांग। ठीक है, वेदांग, वेदों को अच्छे से समझने के लिए, विस्तार पूर्वक समझने के लिए वेदांग की रचना की। इसमें कौन कौन से, ठीक है, छंद, निरुक्त, ठीक है,
ज्योतिष, 6 प्रकार के वेदांग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया वेदांग। के पश्चात स्मृतियां, 6 प्रकार की स्मृति है, इनका संकलन किस काल में किया गया? गुप्त काल में किया गया। 6 प्रकार की स्मृतियां आपको याद होंगी, ये भी अब मैंने आपको हमारे जो फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर 1 है, उसमें मैंने आपको समझा कौन कौन सी स्मृति। मनु स्मृति, ठीक है, इसके पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ठीक है, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, और कौन सी स्मृति? और एक बजरी कात्यायनी स्मृति। 6 प्रकार की स्मृतियां हैं। ठीक, इसके पश्चात जो साहित्य है उसको बोलते हैं क्या? षट दर्शन। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं उन्हें कितने मार्ग हैं? 6 प्रकार के दर्शन है। सबसे पहले सांख्य दर्शन कपिल जी ने दिया था। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया था। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया था। उत्तर मीमांसा किसने दिया था? ये बादरायण जी ने दिया था। ठीक है, इसके पश्चात योग दर्शन किसने दिया था? ये पतंजलि ने दिया था। और इसके पश्चात सांख्य दर्शन किसने दिया था? ये कणाद ने दिया था। ओ सॉरी, सांख्य दर्शन तो हो गया, और कौन सा? वैशेषिक दर्शन किसने दिया था? महर्षि कणाद ने दिया था। ये हो गया षट दर्शन। इसके पश्चात महाकाव्य, इतने 2 प्रकार के 2 महाकाव्य आपको मिलेंगे, महाभारत और रामायण। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। जबकि रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है, ये क्या होगा? हमारे महाकाव्य। पश्चात 5वें नंबर में वेदांग में आते हैं क्या? पुराण। पुराण की संख्या कितनी? 18। इसमें भारतीय इतिहास के जो राजा हैं या राजवंश है उनका क्रमबद्ध जानकारी मिली। जैसे मैं बोलूं वायु पुराण, वायु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है आपको? मौर्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, यदि मैं मत्स्य पुराण की बात करूं, इससे आपको सातवाहनों की जानकारी मिलती है। यदि मैं सॉरी, वायु पुराण से आपको गुप्त की जानकारी मिलेगी। ठीक है, मत्स्य पुराण से आपको सातवाहनों की जानकारी मिलेगी। और आते हैं विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से आपको मौर्यों की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या? पुराण। इसके पश्चात देखिए, उपवेद भी आपने सुना होगा। क्या? उपवेद। प्रत्येक वेद के उपवेद दिए हुए हैं। जैसे कि हम लोग बात करें ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद, जिसकी रचना किसने की है? धन्वंतरि ने करी है। ठीक है, किसने? धन्वंतरि ने करी है। इसके पश्चात गंधर्व वेद किसका है? सामवेद का वेद कौन सा है? गंधर्व वेद। इसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। ठीक है, भरत मुनि जी की एक किताब का भी नाम है नाट्य शास्त्र। कल आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, उसमें पूछा था कि भास द्वारा रचित किताब का नाम क्या है, तो उसी में से ऑप्शन एक था क्या? नाट्य शास्त्र। देखिए, नाट्य शास्त्र द्वारा लिखी गई भरत मुनि के द्वारा, जबकि भास के द्वारा एक किताब लिखी गई है स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको आगे के लेक्चर, इसी वीडियो में बताऊंगा। अब इसके पश्चात यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है बताइए? यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद की रचना किसने? विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र ने। और जबकि अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। शिल्पवेद की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वकर्मा के द्वारा की गई। ये हमारे पास 6 प्रकार के वेदांग है। इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? वैदिक उत्तर साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे जैन साहित्य कौन कौन से हैं। ठीक है, जैन साहित्य, जैन जैन साहित्य कौन कौन से? और जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? सुना होगा आपने, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को संयुक्त रूप से आगम कहा जाता है। अब इनके प्रमुख साहित्य कौन कौन से? सबसे पहले तो कल्पसूत्र। ठीक है, इसमें जैन दर्शन की जानकारी मिलेगी, और इसके रचनाकार कौन है? भद्र बाहु। भद्र बाहु जी की और एक किताब है भद्र बाहु चरित्र। कौन सी है? भद्र बाहु चरित्र। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैन साहित्य में आपको 12 अंग, 12 उपंग, ठीक है, और 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, और 4 मूल सूत्र, और एक नंदी सूत्र की प्राप्ति होगी। कितने? 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, 4 मूल सूत्र, और एक नंदी सूत्र जानकारी इतने साहित्य किसमें मिलेंगे आपको? जैन साहित्य में मिलेंगे। ठीक है, इसके पश्चात फिर आपने सुना होगा अचरांग सूत्र।
ये भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। लास्ट वाले प्री में आया था, आर श्री मंजुकल किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये वज्रयान संप्रदाय था, किसका? बौद्ध कालीन का। इसलिए देख लो, प्रत्येक साहित्य आईएमपी हो जाते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। कौन सा? अचरांक सूत्र। अचरांक सूत्र के पश्चात न्याय धर्म सूत्र। ठीक है, न्याय धर्म सूत्र। आप देखिए लिखते चलिएगा, तब बार बार सुनेंगे आप तो आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए पेन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इंक जो है वो मोटी नहीं हो पा रही है, इसका कारण थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है। फिर देखिए, फिर है क्या? मल्लीमल। मल्लीमल। मल्लीमल एक साहित्य है, इसकी रचना किसने की है? क्षेमेंद्र ने की है। किसने? क्षेमेंद्र ने की है। किसने? क्षेमेंद्र ने। कौन सी? मल्लीमल की रचना। ये भी आईएमपी पूछ सकते हैं, है ना? मुझे लग रहा है यही पूछेंगे। और ये क्या? परसिस्ट पर्वन। किसकी रचना है ये? हेमेंद्र की रचना। बहुत ही आईएमपी रचना किसकी? हेमेंद्र की रचना। और इससे राजस्थान में जो भी जैन धर्म से संबंधित जो भी कार्य हुए उससे जानकारी मिलती है हमको में, परसिस्ट पर्वन में। और साहित्य लिख लीजिए आप, पुरुष चरित्र। ये भी किसकी रचना है? ये भी भद्रबाहु जी की रचना है। क्या? पुरुष चरित्र। ठीक है, तो ये हो गया कि हमारे प्रमुख जैन साहित्य। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैन जैन साहित्यों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य के रचनाकार स्टार्टिंग में किसे माना जाता है? भद्रबाहु। और भद्रबाहु के द्वारा उन कौन सी किताब लिखी गई है? कल्प सूत्र लिखा गया। ठीक है, भद्रबाहु चरित्र लिखा गया, पुरुष चरित्र लिखा गया। ठीक है, जैन साहित्य में आपको 12 प्रकार के अंग, 12 प्रकार के उपंग, 10 प्रकार के प्रकीर्ण, 6 प्रकार के छंद सूत्र, 4 प्रकार के मूल सूत्र, ठीक है, और 1 प्रकार के नंदी सूत्र की जानकारी प्राप्त होगी। बाकी अचरंग सूत्र किसका है? जैनों का है। ठीक है, इसके पश्चात न्याय सूत्र, ये भी जैन का है। मलिमल, ये भी साहित्य है। किसने रचा? ये क्षेमेंद्र ने रचा। और परसिस्ट पर्पण बहुत ही आईएमपी है। ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ये हेमेंद्र के द्वारा। ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम लोग देखेंगे कौन से साहित्य? बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? जातक कहा। क्या कहा जाता है? जातक। और जातक कथाओं में ही गौतम बुद्ध जी के, ठीक है, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की जानकारी प्राप्त हुई। कितने पुनर्जन्म हुए थे? 549 पुनर्जन्म ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये हो गई क्या हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले त्रिपिटक देख लीजिए। ठीक है, पूछ सकते हैं त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आपको लगाना बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले सुक्त पिटक। क्या है? सुक्त पिटक। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। किसमें? बौद्ध दर्शन या धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। और सुक्त पिटक की रचना किसने की है? आनंद ने की। किसने की है? आनंद ने। बहुत देखिए, सुप्त वो सुप्त मतलब सोना, और सोने में आपको क्या मिलेगा? आनंद। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। सुप्त पिटक किसके द्वारा रचित है? आनंद के द्वारा। और इसका विषय क्या है? बौद्ध दर्शन से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। इसके पश्चात त्रिपिटक के अंतर्गत और एक आता है क्या? विनय पिटक। विनय पिटक। विनय को जो रचनाकार है, इसके क्या क्या है? रचनाकार उपाली। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? जो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षु और भिक्षुणी है, उनके व्यवहार की जानकारी मिलती है कि उन्हें किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, तो किस प्रकार के अनुशासन में रहना चाहिए। किसमें है ये? विनय पिटक में है। इसके पश्चात इसी पिटक के अंतर्गत आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक ये तृतीय बोर्ड संगीति में लिखा गया था। और इसके रचनाकार कौन है? मोंगलीपुत्र तिष्य। मोंगलीपुत्र तिष्य है। ठीक है, अशोक कालीन है। और इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में व्याख्या की गई। इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में व्याख्या की गई। किसमें? अभिधम्म पिटक में। ये हो गया क्या? पहला त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से? सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके पश्चात देखिए अत्ता कथाएं। नेक्स्ट साहित्य कौन सा? अत्था कथाएं। इसे क्या कहा जाता है? त्रिपिटक का निचोड़ कहा जाता है। त्रिपिटक का निचोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक का निचोड़ कहा जाता है। ठीक है, किसे? अत्था
कथाओं को क्या कहा जाता है? तीन, जो तीनों पिटक हैं उनका क्या कहा जाता है? निचोड़ कहा जाता है। किसे? अतः कथाओं को। ठीक। इसके पश्चात देखिए, फिर बुद्ध चरित, बहुत ही फेमस किताब है इनकी, क्या? बुद्ध चरित। किसे, किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। कौन सी? बुद्ध चरित। ठीक है। और इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है इनकी? संस्कृत भाषा। ठीक है। किसकी? बुद्ध चरित्र। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को ही बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। रचनाकार कौन है इसके? इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ठीक है। कौन है इसके रचनाकार? अश्वघोष है। और अश्वघोष की बहुत सारी किताबें आपने सुना होगा। सोहरानंद। ठीक है। सारिपुत्र करण, सारिपुत्र करण, ये बहुत अश्वघोष की तीन रचना है। सॉरी, मैंने आपको किसी और साहित्यकार का नाम बता दिया। अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित्र है। और इसकी भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा है। और अश्वघोष की दो अन्य रचनाएं आपको मिलेंगी, सोहरानंद। ठीक है। सोहरानंद के पश्चात सारिपुत्र कर्ण मिलेगी। ठीक है। पश्चात नेक्स्ट साहित्य हमारा धर्मपाद। धर्मपाद, इसे क्या कहा जाता है? गौतम, यानी कि बौद्ध धर्म की क्या कहा जाता है? गीता कहा जाता है। क्या? धर्मपाद। ये भी बहुत ही आईएमपी साहित्य है। ठीक है। इसके पश्चात आपने सुना होगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अंगुत्तर निकाय से किसकी जानकारी मिलती है? 16 प्रकार के महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर, ऐसे अंगुत्तर निकाय के पश्चात आपने सुना होगा महावंश और वंश। ये कहाँ से साहित्य सृजन हुआ है इनका? श्रीलंका में हुआ है। ठीक है। और इससे, और इनकी भाषा क्या है? पाली भाषा है। तो आपको याद रखना है कि वंश और महावंश साहित्य है, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में। और इनकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? श्रीलंका से प्राप्ति हुई। ठीक है। इसके पश्चात एक साहित्य है, कौन सी? विशुद्ध मंगा। क्या? विशुद्ध मंगा। इसके रचनाकार कौन है? बुद्ध घोष। इसके रचनाकार कौन है? बुद्ध घोष है। किसके? विशुद्ध मंगा के रचनाकार। ठीक है। कौन है? बुद्ध घोष। इसके पश्चात देखिए, नागासेन ने क्या लिखा था? मिलिंद पनो। क्या लिखा था? मिलिंद पनो। इसमें भी नागसेन और मिनांडर, जो हिंद यूनानी शासक था, उसके प्रश्नोत्तर शैली में साहित्य की रचना की। ये मिलिंद पनो होगी। इसके पश्चात वसुमित्र। ठीक है। वसुमित्र, वसुमित्र ने किसकी रचना की? महाविभाषा सूत्र, महाविभाषा सूत्र की। और ये चतुर्थ बोध संगति के कौन थे? चतुर्थ बोध संगति के क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन? वसुमित्र। ठीक है। किसकी रचना की इन्होंने? महाविभाषा की रचना की। ये हो गए प्रमुख हमारे कौन से? बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। और एक साहित्य लिख लीजिए, आर्य श्री मंजुकल्प। आर्य श्री मंजुकल्प। और ये किससे संबंधित है? वज्रयान शाखा से संबंधित है। आर्य श्री मंजुकल्प। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग देखेंगे संगम साहित्य में। ठीक है। संगम काल में कौन कौन से साहित्यों का सृजन हुआ? ठीक है। संगम साहित्य, इसे क्या क्या कहा जाता है? संगम साहित्यों को तमिल साहित्य भी कहा जाता है। ठीक है। और संगम काल में कितने, कौन सी संगम काल? ठीक है। कब? एक इसी से लेके एक एक एडी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। आपको इतना याद रखना है। बहुत सारे साहित्यों का यहाँ पे संगम साहित्य हुआ। संगम साहित्य आपको तीन संगमों का जानकारी मिलती है आपको। ठीक है। तीन काल में हुए थे। और इनको किसने संरक्षण दिया था? पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया था। ठीक है। और कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको मालूम होगा, एक नक्कीरार करके में मिलेंगे, फिर अगस्त्य ऋषि मिलेंगे, और फिर तोलकपियम मिलेंगे, है ना? इन तीन संगम साहित्यों के कौन? अध्यक्ष। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका, तो बहुत ही आईएमपी साहित्य है। ठीक है। सबसे पहले देखिए, तुलक पियार। तुलक पियार ने किसकी रचना की है? तुलक पियम की रचना की। तुलक पियार ने किसकी रचना की? तुलक पियम की रचना की। बहुत ही आईएमपी है। ठीक है। पूछ सकते हैं वो। के पश्चात इलांगो अदियार। इलांगो अदियार ने किसकी? शिल्पादि कारम की रचना की। किसने? इलांगो अदियार ने शिल्पादि कारम की रचना की है। सतनार, सतनार ने किसकी रचना की? मणिक मेखले की रचना की।
नार ने किसकी मणिक मेखले की रचना की। ठीक है, इसके पश्चात तिरुक्त कविदर या तिरुक्त कविदर, इसने किसकी रचना की? जीवक चिंतामणि की। देखिए प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है तमिल तमिल नेम है, तो आप कंप्रोमाइज करिएगा या एडजस्ट कर लिएगा। ठीक है, स्लाइड में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि स्लाइड बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और आपके भी एग्जाम है, मेरे भी एग्जाम है। ठीक है, तो क्या है? तिरुक्त कविता, इसकी इसकी रचना क्या है? जीवक चिंतामणि, और इस बार प्रीलिम्स में शायद यही आने वाली है। ठीक है, इसके पश्चात तिरुवल्लुवर, रचना तिरुवल्लुवर, और तिरुवल्लुवर ने किसकी रचना की? कुरुल की रचना की। किसकी? कुरुल की रचना की है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये साहित्य समझ में आए होंगे। हाँ, इसमें और संगम कालीन साहित्य कौन कौन से थे? उत्तु उत्तु, ठीक है, पति नेन किला कान आंखों, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, किसकी? संगम साहित्य की। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे मौर्य काल में किन किन साहित्यों का सृजन हुआ। और मौर्य काल से पहले मैं आपको कुछ साहित्य बता दे रहा हूँ, तो आईएमपी है ना, जैसे साहित्य लिख लीजिए आप। स्वर कृष्ण ने एक साहित्य लिखा है गुप्त काल में। साहित्य का नाम क्या है? सांख्य कारिका। साख्य कारिका बहुत ही आईएमपी है ना, तो मुझे हिंदी ग्रंथ एकेडमी में मिला तो मैंने इसे यही नोट डाउन कर लिया था। क्या? ईश्वर कृष्ण का एक साहित्य है, कौन सा? साक्य कारिका। इसके पश्चात वास दत्ता, सुबंधु ने लिखा है क्या? एक वास दत्ता। सुबंधु भी, ये भी क्या थे? गुप्तकालीन थे। इन्होंने किसकी रचना की है? वास दत्ता की रचना। ठीक है, ये होगा क्या हमारे प्रमुख प्रमुख साहित्य। अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग मौर्यकालीन साहित्य कौन कौन से। ठीक है, मौर्यकालीन साहित्य, तो आप लिखते चलिए कि मौर्य काल में कौन कौन से थे। सबसे पहले अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने? कौटिल्य ने की है। ठीक है, और इससे मौर्य काल के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसमें कितने? 15 अभिकरण है और 180 क्या है? प्रकरण है। पश्चात देखिए मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इससे किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक जानकारी मिलती है। ठीक है, पुराणों का सृजन भी किस काल में हुआ है? मौर्यों गुप्तों के समय पे हुआ है। ठीक है, मौर्यों का पुराणों का। ठीक है, और विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से आपको किसकी जानकारी मिलेगी बताइए? मौर्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर एक सरित सागर। सरित सागर, ठीक है, मौर्यकालीन साहित्य। इसकी रचना किसने की? सोमदेव ने की थी। ठीक, बृहत कथा मंजरी। ठीक है, कौन सी? बृहत कथा मंजरी किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने लिखा है, ये भी बृहत कथा मंजरी। ठीक है, इसके पश्चात दंडीन। दंडीन एक साहित्यकार है, उन्होंने किसकी रचना की? 10 कुमार चरित्र। दंडीन ने किसकी रचना की है? 10 कुमार चरित्र से पाटलिपुत्र के 10 राजाओं की जानकारी मिलती है। 10 राजाओं की जानकारी मिलती है किससे? डंडिन। डंडिन की किताब का नाम क्या है? 10 कुमार। ठीक है, साथ ही आपको एक इंडिका किताब में मिलेगी। ठीक है, कौन सी? इंडिका किताब किसने लिखा है? मेगस्थनीज। और इसी साहित्य से आपको मौर्य काल के सामाजिक प्रशासनिक आर्थिक विषय की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही आपको पांड्य राज्य के, पांड्य एक देश था, उसकी भी जानकारी मिलती है। ठीक है, और मेगस्थनीज ने कहा था कि जो पांड्य जो साम्राज्य है वो मोतियों के उत्पादन के लिए फेमस है। इसके उत्पादन के लिए? मोतियों के उत्पादन के लिए फेमस। ठीक है, तो ये होगा क्या हमारे मौर्यकालीन साहित्य। ठीक है, अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे हमारा अगला जो साम्राज्य है रहा है गुप्त काल। गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। साहित्य सृजन का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये हमें गुप्त काल को डिटेल में देखना है, डिटेल में देखना है। वैसे जो मौर्य काल है आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? अभिलेख मिलेंगे। साहित्यों का सृजन बहुत कम हुआ है इस काल में, कि आपको एक दो साहित्य ही मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या मौर्यकालीन प्रमुख साहित्य। आइए, मौर्य काल में किस किस साहित्य की रचना हुई? उससे पहले मैं आपको दो प्रमुख साहित्य बता देता हूँ गुप्तोत्तर काल के साहित्य। एक है हॉल। हॉल ने किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती की रचना की थी। हॉल एक राजा थे, सातवाहन राजा थे, उन्होंने किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती की रचना की। ठीक है, और एक है कौन से? गुणाण है, इसी के समय थे, इन्हीं के साम्राज्य में थे गुणा
एक साहित्यकार थे, इन्होंने किसकी रचना की? बृहत कथा की रचना की, बृहत कथा की रचना की। इसके पश्चात और एक साहित्यकार है सर्ववर्मन, सर्ववर्मन, और इसने किसकी रचना की? सातंत्र की रचना की। और ये कौन से? सातवाहनकालीन साहित्य। कौन से? सातवाहनकालीन साहित्य। हॉल ने किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती की रचना की थी। किस कौन सी लैंग्वेज में की थी? प्राकृत लैंग्वेज में। पुराणा ने किसकी रचना की थी? बृहत कथा की रचना की थी। और सर्ववर्मन ने किसकी रचना की थी? स्वातंत्र की रचना की है। ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन साहित्य। और भी आइए, गुप्तकालीन साहित्य को स्वर्ण काल कहा जाता है। या गुप्त काल में जो साहित्य सृजन हुआ उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। तो देखेंगे गुप्तों के द्वारा या गुप्त काल में कौन कौन से साहित्यों का सृजन हुआ। देखिए, गुप्त काल के साहित्यों को तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कौन से साहित्य? धार्मिक साहित्य, जिसमें धर्म से संबंधित साहित्यों का सृजन किया। दूसरे कौन से? गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है, जिनका विषय सामान्य समाज की जानकारी रहा है। और तीसरा क्या है? वैज्ञानिक साहित्य। ठीक है, तीन प्रकार के साहित्य आपको। सबसे पहले धार्मिक साहित्य में हम लोग देखेंगे जो हिंदू धर्म था उससे संबंधित कौन कौन से साहित्यों का सृजन हुआ है। तो पुराणों का संकलन किसमें हुआ? गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, स्मृतियों का संकलन भी किसमें हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। षड दर्शन का संकलन भी गुप्त काल में हुआ है। और रामायण और महाभारत जैसे जो हमारे महाकाव्य है उनका संकलन भी किसमें हुआ है? गुप्त काल में हुआ। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित हो। पूछ सकते हैं कि पुराण, स्मृति और महाकाव्य का संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में। लेकिन है कौन से साहित्य? वैदिक कालीन साहित्य। वैदिक कालीन साहित्य। अब इनको लिपिबद्ध किस काल में किया? गुप्त काल में किया गया लिपिबद्ध। इसके पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य कौन कौन से? अभिधम्म घोष, ठीक है, अभिधम्म घोष के पश्चात विशुद्ध मंगल। दो प्रकार के साहित्य आपको मिले गुप्त काल में। इसके पश्चात जैन साहित्य की लोग बात करें तो जैन साहित्य क्या है? न्यायवरम, बहुत ही आईएमपी है। न्यायवरम के रचनाकार कौन है? सिद्धसेन। कौन है? सिद्धसेन है। तो आपको याद रखना है किससे? गुप्त काल में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से? हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, फिर बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। अब इसके पश्चात देखेंगे जो गैर धार्मिक साहित्य कौन कौन से होते हैं। गैर धार्मिक साहित्य, तो सबसे पहले कालिदास जी। ठीक है, कालिदास जी की रचना कौन कौन सी? रघुवंशम, मेघदूतम। रघुवंशम, मेघदूतम आपने सुना होगा। बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, इस प्रकार की इनकी रचनाएं मिली। आपको मध्य प्रदेश के साहित्य सृजन में बताया गया है। ठीक है, तो इस काल में कौन कौन सी लिखी थी उन्होंने? रघुवंशम और मेघदूतम। ऋतुसंहारम भी इनकी रचना है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम और इनकी रचना है किसकी? कालिदास जी की। इसके पश्चात लिख ली भारवी। भारवी प्रमुख साहित्यकार है। इन्होंने किसकी रचना की? किरत अर्जुनियम की रचना की। किरत अर्जुनियम बहुत ही आईएमपी किताब है ना। विशाख दत्त ने किसकी रचना की? मुद्रा राक्षस की। विशाख दत्त ने किसकी रचना की है? मुद्रा राक्षस की रचना की। पश्चात दंदीन, मैंने आपको बताया था दंदीन ने किसकी रचना की थी? दंदीन ने, बताइए, किरत किसकी? अभी मैंने बताया था मौर्य साहित्य में कौन सी रचना की थी दंदीन ने? बताइए किसकी रचना की थी मौर्य साहित्य में दंदीन ने, जिससे पाटलिपुत्र के 10 राजाओं की जानकारी मिलती? 10 कुमार चरित्र। ठीक है, किसकी? 10 कुमार चरित्र। ठीक, इसके पश्चात इसकी अन्य रचना है काव्य दर्शा। कौन सी रचना है? काव्य दर्शा। काव्य दर्शा के पश्चात 10 कुमार चरित्र, ये हो गई दो किताब इनकी। और फिर क्या है? चौथे साहित्यकार है शूद्रक। शूद्रक की रचना क्या है? मृक्ष कटिकम। कौन सी रचना है? मृक्ष कटिकम। ये भी बहुत ज्यादा आईएमपी। इसके पश्चात वात्सायन। वात्सायन की कौन सी किताब है? कामसूत्र। याद करते चलिए आप। वात्सायन की रचना का नाम क्या है? कामसूत्र। इसके पश्चात कामंदक नेक्स्ट साहित्यकार है। इनकी रचना कौन कौन सी? नीति सार, बहुत ही आईएमपी। और असंग योग, योग नवाचार। असंग योग नवाचार इनकी रचना है किसकी? कामंदक की।
ये कौन से साहित्य हैं? ये गैर धार्मिक साहित्य की श्रेणी में। अब इसके पश्चात देखेंगे हम लोग गुप्त काल में ही जो वैज्ञानिक साहित्य थे। तो सबसे पहले आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने रचना की आर्यभट्टिका। ठीक है, आर्यभट्टिका के पश्चात सूर्य सिद्धांत। ये कौन सा? सूर्य सिद्धांत। पश्चात जो ब्रह्मगुप्त गुप्त हैं। ठीक है, ब्रह्मगुप्त की रचना कौन कौन सी? खंड, खंड, उसके पश्चात बृहद सिद्धांत। खंड खंड और बृहद सिद्धांत, दो रचनाएं किसकी? ब्रह्मगुप्त की। इसके पश्चात वराह मिहिर। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? उज्जैन में देखने को मिलेंगे। वराह मिहिर की रचना कौन कौन सी? पंच सिद्धांति का। ठीक है, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक। जबकि बृहद सिद्धांत किसकी है? ब्रह्मसूत्र की। और बृहद जातक किसकी है? वराह मिहिर की है। इसके पश्चात बाणभट्ट। बाणभट्ट की जो वैज्ञानिक साहित्य का नाम है उसका नाम है अष्टांग हृदय और कादम्बरी। इसकी और रचना है बाणभट्ट की, जैसे हर्षचरित्र सुना होगा आपने, चंडी शतक सुना होगा, है ना। इसकी अन्य रचनाएं किसकी हैं? बाणभट्ट की। लेकिन वैज्ञानिक रचना कौन कौन सी थी? अष्टांग हृदय और कादम्बरी। इसके पश्चात धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी ने क्या लिखा था? आयुर्वेद तो लिखा ही था, और साथ ही इनकी किताब है नवनीतकम। ये भी शल्य चिकित्सा से संबंधित किताब है ना। इसके पश्चात भास्कर। भास्कर के द्वारा लिखी किताब का नाम क्या है? महाभास्कर और लघु भास्कर। महाभास्कर और लघु भास्कर। इसके पश्चात क्या है? पलकत्य। पलकत्य, इनकी रचना कौन सी? कृत्य आयुर्वेद। और ये किससे संबंधित है? हाथी की चिकित्सा से संबंधित है ये। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिएगा। आर्यभट्ट के द्वारा दो किताब लिखी गई थी, आर्यभट्टिका और सूर्य सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त के द्वारा दो किताबें लिखी गई थी, खंड खंड और बृहद सिद्धांत। वराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांत, बृहद जातक, लघु जातक, बृहद संहिता, ये किताब लिखी गई है। बाणभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय, कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक और पार्वती परिणय, इतनी किताब लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। धन्वंतरी के द्वारा आयुर्वेद, और आयुर्वेद के साथ साथ नवनीतकम भी लिखा गया। क्या लिखा गया? नवनीतकम। भास्कर के द्वारा महाभास्कर और लघु भास्कर किताब लिखी गई है। पलकत्य के द्वारा कृत्य आयुर्वेद किताब लिखी गई। आई होप स्टूडेंट आपको गुप्त काल के कौन कौन से साहित्य, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य और वैज्ञानिक साहित्यों की जानकारी अच्छे से प्राप्त हुई होगी। और इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है साहित्य सृजन की दृष्टि से। ठीक है, ये हो गया कि हमारे गुप्त काल के प्रमुख साहित्य हो गए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आना तय ही है कि आपको ये याद रखना ही है। ठीक है, और जो जो हमारे कालिदास थे वो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे ना, आपको मालूम ही होगा। और इसी समय देखिए फाहियान, फाहियान भी भारत आया, तो फाहियान की किताब का नाम क्या है? होशरूकी। एंसॉन्ग की किताब का नाम क्या है? सीयूकी। तो ये भी आपको याद रखना है साहित्य सृजन में। बात करूं अलबरूनी की, तो क्या इसकी किताब का नाम क्या है? तहकीक हिंद फिरदौसी। ठीक है, हमारे भारत में विदेशी जो आए थे उनकी किताब का नाम है फिरदौसी। फिरदौसी किताब का नाम क्या है? शहनामा। क्या है? शहनामा। मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर याद आ गए। ठीक है, तो एक इब्न बतूता, इब्न बतूता किताब का नाम क्या है? रहला। ठीक है, क्या नाम है? रहला। ये हो गई क्या हमारे प्रमुख साहित्य। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कौन से, इसके पश्चात हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख साहित्य देखेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। बाकी जो जो साहित्य आते जाएंगे मैं आपको वो बताते जाऊंगा, हाँ, क्योंकि तो मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा, आप लिखते चलिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीक्वेंस से ही सब कुछ याद कराऊं, हाँ। बाकी जहां तक सीक्वेंस की जरूरत थी मैंने आपको वहां तक के बताया, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली साहित्य और मुगल कालीन साहित्य में अंतर करके आपको बताऊंगा। मैं देखिए, दिल्ली कालीन साहित्य में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो साहित्य लिखे गए थे, सबसे पहला साहित्य और आईएमपी साहित्य क्या है? मिन्हाज उद्दीन के द्वारा, मिन्हाज उद्दीन सिराज के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, तहकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी बहुत ही आईएमपी किताब है। किसके द्वारा? मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा। ठीक है, फिर क्या है? अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा, तुगलकनामा के पश्चात तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली, मसनवी, किताब का नाम है मशवरी, लैला मजनू सुना होगा आपने, मिफ्ताह उल फितूह, मिफ्ताह उल फितूह, आप नोट डाउन करते चलिएगा, मेरा तो पेन उतने अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप ही अपना पेन चलाइए ना। आईने सिकंदरी, बहुत ही आईएमपी किताब है इनकी, कौन सी, आईने सिकंदरी, किसकी किताब है, आमिर खुसरो, आमिर खुसरो से ही भारत में का ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है और खड़ी बोली हिंदू, खड़ी हिंदी बोली का भी जनक कहा जाता है, तो अमीर खुसरो। फिर से सुन लीजिए इनकी रचना का नाम, तुगलकनामा, तुगलकनामा के पश्चात क्या है, तारीख दिल्ली, मसनवी, लैला मजनू, मिफ्ताह उल फितूह, आईने अकबरी। और फिर अन्य साहित्यकार, इसमें तीसरे जो साहित्यकार है निजामुद्दीन हसन, निजामुद्दीन हसन, इनकी रचना क्या है, फवायत उल फकोर, या फवायत उल फकोर, ठीक है। इसके पश्चात अन्य जो साहित्यकार है जियाउद्दीन बर्नी, बहुत ही आईएमपी किताब है, तारीख फिरोज शाह, तारीख फिरोज शाह, हजरत नामा, ठीक है। और ये के दरबार में थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, कौन, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। कौन कौन से, तारीख फिरोज शाही, हजरतनामा, ठीक है, सलत कबीर, बहुत ही फेमस रचना है इनकी, कौन सी, सलत कबीर, पश्चात फतवा ए जहादरी, मसवीर ए शहादत, किताब है जियाउद्दीन बर्नी की, एक बार फिर से सुनिएगा, तारीख फिरोज शाही, हजरतनामा, सलत कबीर, फतवा ए जहादरी और मसीर ए शहादत, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट रचना क्या है हमारी, नेक्स्ट रचनाकार कौन से, बदरुद्दीन मोहम्मद, बदरुद्दीन मोहम्मद, इसकी रचना कौन कौन सी, दीवान सहनामा, दीवान सहनामा, उससे ज्यादा आईएमपी रचनाकार हमारे कौन है, इसामी, इसामी, इसामी ने कौन सी किताब लिखी, फुतुह उल सलातीन, फुतुह उल सलातीन, बहुत ही आईएमपी किताब है ना ये, इसको पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसामी की किताब का नाम क्या है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारे रचनाकार है इसमें, शम्स सिराज अफीफ, ठीक है, कौन, शम्स सिराज अफीफ, बहुत ही आईएमपी, शम्स सिराज अफीफ की रचना का नाम क्या है, फुतवात, फुतवात ए फिरोज शाही, फुतवात ए फिरोज शाही। और एक रचनाकार है हमारे याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद, याहिया बिन अहमद के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, तारीख है मुबारक शाही, कौन सी, तारीख है मुबारक शाही। इसके पश्चात हसन निजामी, हसन निजामी ने कौन सी किताब लिखी, ताजुल महाशिर, ताजुल ए महाजिर, ये कौन सी किताब हो गई, दिल्ली सल्तनत की प्रमुख आईएमपी किताब है ना। मैं आपको सारी किताब बता रहा हूं, क्योंकि सारी किताबें आप याद करते तो आपका पढ़ा हुआ चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, आप कर जाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख साहित्य कौन कौन, सबसे पहले मिन्हाजुद्दीन सिराज की किताब का नाम क्या है, तबकात ए नासिरी, ठीक है। अमीर खुसरो की किताब का नाम क्या है, तुगलकनामा, तारीख दिल्ली, मसनवी, लैला मजनू, मिफ्ताह उल फितूह, आईने सिकंदरी। इसके पश्चात निजामुद्दीन हसन की किताब का नाम क्या है, फवायद उल फौर। फिर जियाउद्दीन बर्नी की किताब का नाम क्या है, तारीख फिरोज शाही, हजरतनामा, सत कबीर, फतवा ए जहादिरी, मसवीर ए शहादत, ये किसकी रचना है, जियाउद्दीन बर्नी जी की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साहित्यकार थे हमारे बदरुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने क्या लिखी थी, दीवान सहनामा लिखी, ठीक है। और इसामी ने क्या लिखी थी, फुतुह उल सलातीन, ये बहुत आईएमपी किताब है ना, इस्लामी की फुतुह उल सलातीन। नेक्स्ट जो हमारे साहित्यकार थे, शम्स सिराज अफीफ, शम्स सिराज अफीफ ने किसकी रचना की, फुतवात ए फिरोज शाही की, किसकी, फुतवात ए फिरोज शाही की। और फिर इसके पश्चात याहिया बिन अहमद ने कौन सी किताब लिखी है, तारीख मुबारक शाह। हसन निजामी ने क्या लिखी, ताजुल मवाशिर, महाशिर लिखी। आई होप स्टूडेंट आपको ये दिल्ली से किताबें याद हुई होंगी। अब इसके पश्चात हम लोग देखेंगे मुगल कालीन जो साहित्य है वो कौन कौन। सबसे पहले तो देखिए बाबर, बाबर ने स्वयं की आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था, बाबर नामा। और ये किस भाषा में लिखी गई किताब है, तुर्की भाषा में, बहुत ही आईएमपी, बाबर नामा। पश्चात हुमायूं नामा,
जो भी नामा नामा है, मैं पहले आपको वो बता दूं। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी है। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखी। ठीक है। अबुल फजल ने बहुत अच्छी रचना की है, उसका नाम क्या है? आईने अकबरी है। फिर अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है? ये अबुल फजल ने लिखा है। किसने? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है। बदायूनी, ठीक है, बदायूनी की रचना का क्या 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 नाम है? मिन तखफ उल तबरीक, मिन तखफ उल तखरीब इसकी रचना है। ठीक है। इसके पश्चात मुल्ला दाऊद, बहुत ही आईएमपी रचनाकार है ये भी। रचना का नाम क्या है? तवारिख ए अल्फी, तवारिख ए अल्फी किसकी रचना है? ये मुल्ला दाऊद की। ठीक है। इसके पश्चात निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद का नाम क्या है? तक तबकात ए जहांगीर, ओ सॉरी, तबकात ए अकबरी, इसकी है ये निजामुद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी। ठीक है। अकबरी किसकी रचना है ये? निजामुद्दीन अहमद की। फिर कौन सी? जहांगीर, जहांगीर ने स्वयं की आत्मकथा लिखी, उसका नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। लेकिन ये किताब पूरी नहीं कर पाया था जहांगीर ने, तुजुक ए जहांगीरी। इसके पश्चात क्या नाम है? मुकमात खान, मुफात खान, मुफात खान ने किसकी रचना की है? इकबालनामा की रचना। इकबालनामा किसने? मुकफात खान ने इकबालनामा। नेक्स्ट साहित्यकार है अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी ने किसकी रचना की? बादशाहनामा। किसकी रचना? बादशाहनामा। मोहम्मद वारिस ने किसकी रचना की? बादशाहनामा। बहुत आईएमपी किताब है ना। मोहम्मद वारिस की रचना की बादशाहनामा। दारा शिकोह ने किसकी रचना की? मजम ए बहरीन, मजम ए बहरीन। और इसने उपनिषदों का भी क्या करवाया था? अनुवाद करवाया था। और किस नाम से करवाया था? सिर ए अकबर के नाम से करवाया। ठीक है। औरंगजेब की आत्मकथा जिस स्वयं ने लिखा था औरंगजेब ने, उसका नाम क्या था? रक्कत ए आलमगीरी, आलमगीरी उसका क्या निकनेम था? आलमगीर। ठीक है। तो उसने क्या लिखी थी? रक्कत ए आलमगीरी। फिर क्या है? खाकी खान, खाकी खान ने किसकी रचना की? मुनद अल, मुनद खल अल अबाब, कौन सी? मुनद अल अबाब। पश्चात ईश्वर दास, बहुत ही आईएमपी है ना, ईश्वर दास। ईश्वर दास ने किस? फुतुह, फुतुवात अल आलमगीरी, फुतुवात अल आलमगीरी किसकी रचना है? ये ईश्वर दास की। ठीक है। ये वो और एक आईएमपी रचना आपको मिलेगी मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत और अकलावत की रचना। लिख लीजिए आप। मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी शासनकाल के समय थे? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल के समय। ये किसकी? पद्मावत और अखलावत। पश्चात अब्बास खान शेरवानी, कौन? अब्बास खान शेरवानी। इन्होंने किसकी रचना की? तारीख है शेरशाही, जो शेरशाह सूरी से संबंधित है, शेरशाह सूरी से संबंधित क्या? तारीख है शेरशाही। ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक के प्रमुख आईएमपी साहित्य याद हुए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो आप दोबारा इस लेक्चर को लिख सकते हैं। देखिए मैंने स्लाइड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास स्लाइड बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। यहाँ लिखता चला गया, लेकिन पेन काम नहीं कर रहा है, तो बहुत अच्छे से मैं लिख पाया। तो फिर भी आप मुझे अगर आप याद कर सकते, लिख सकते। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। मुगल कालीन जो साहित्य थे, सबसे पहले बाबरनामा, बाबरनामा की रचना किसने की? बाबर ने की। और इसकी भाषा कौन सी थी? तुर्की भाषा थी। पश्चात हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। ठीक है। इसके पश्चात अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबर नामा लिखा है। बदायूनी ने क्या लिखा है? मिनखत उल तवारिख लिखा है। मुल्ला दाऊद ने तवारिख अल्फी लिखा है। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तबकात ए अकबरी, बहुत आईएमपी किताब है ना। निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी। जहांगीर ने क्या लिखा है? तुजुक ए जहांगीरी। मुहम्मद खान ने क्या लिखा? इकबाल नामा। अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी ने क्या लिखा? बादशाह नामा। ठीक है। जबकि मोहम्मद वारिस ने क्या? बादशाह नामा। औरंगजेब की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या? रक्कत ए आलमगीरी। ठीक है। खाकी खान ने क्या लिखा? मुनद अल लबबाव। ठीक। पश्चात मोहम्मद काजिम ने क्या लिखा है? आलमगीर नामा लिखा है। दास ने क्या लिखा है? फुतुहत ई आलमगीरी। ठीक है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत और अखलावत,
अब्बास खान शेरवानी ने किसकी तारीख है? शेर शाही के रखा है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मेरी उम्मीद है कि आपके इस बार प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करेक्ट हो, 85 क्वेश्चंस करेक्ट हो।